हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कानूनों की समझ। कानूनों की समझ से संबंधित सारे अलग अलग चैप्टर के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। और अब बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम लोग करेंगे एक साथ चैप्टर का रिवीजन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, तो बने रहिए मेरे साथ जब तक कि ये सेशन खत्म नहीं हो जाता। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते इसमें क्या समस्याएं हैं और क्या हमें समझना है। कानून की समझ का मतलब क्या होता है। कानून मतलब क्या होता है? कोई भी कानून जो आपको फॉलो करना है। देखिए, इस देश में कानून का राज है, ये तो आप समझते हैं। सरकार हमें अगर किसी बंदिश में रख सकती है तो केवल और केवल कानून बना करके। बिना कानून बनाए कोई क्या आपको सड़क पर रोक सकता है? बिना कानून बनाए कोई क्या आपसे टैक्स वसूल कर सकता है? तो दोस्तों, हर एक जगह पर सरकार अगर हमसे किसी प्रकार का पैसा या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ चाहती है तो उसे कहीं ना कहीं कानून बनाने ही पड़ेंगे। या अपराधों को रोकने के लिए कानून, हर तरह के, मैं केवल टैक्स की बात कर रहा हूँ, अपराधों की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए बनाया गया घरेलू हिंसा का कानून। इसमें हम लोग उसकी चर्चा अच्छे से बखूबी करेंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा को लेकर के कई सालों से मांग चल रही थी कि यार डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज प्रताड़ना वाला सिस्टम चल रहा है, तो क्यों ना इन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कानून बनाया जाए। तो संसद ने वो कानून बनाया। तो कानून की समझ का मतलब क्या होता है, हम कैसे कानून को समझते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं एजुकेटेड पर्सन हूं, तो मुझे कानून की इतनी समझ होना चाहिए कि कानून में लिमिटेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शादी करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरी 21 साल की उम्र हो चुकी है तो ही मैं शादी कर सकता हूं। लेकिन 21 से पहले शादी करना चाहूँ तो वो इल्लीगल होगा, वो अवैध होगा। हो सकता है उसके अंतर्गत मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है जेल भी हो जाए या उसके कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, जुर्माना अदा करना पड़े। वही अगर किसी लड़की को शादी करना है तो वो अगर 21 से कम है तो कर सकती है। तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल कर सकती है, लेकिन 18 से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जहां एक लड़का 21 साल से नीचे शादी नहीं कर सकता, वहीं लड़की कर सकती है, लेकिन 18 के नीचे लड़की भी नहीं कर सकती। तो ये क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग? इसका मतलब ये है कि कानून में ऐसा लिखा है दोनों के लिए अलग अलग, इसलिए बहस नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे लिए ऐसा क्यों, उनके लिए ऐसा क्यों। उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर रहा होगा। कुल मिला के कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि कानून की समझ का मतलब होता है हम कानून को किस तरह समझते हैं और क्या रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते कानून की। और कानून की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो कानून के पीछे एक बल होता है जो आपके साथ हो सकता है कि आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है आप अपने रोज़मर्रा जीवन में जो काम कर रहे हो वो करने से आपको बड़ी परेशानी हो जाए। सोचो, अगर आप डेली स्कूल जा रहे हो, अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि आपका स्कूल जाना बंद और आपको एक दिन किसी दूसरे जेल में बंद कर दिया या पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि बस आप स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बिना कारण कोई आपको पकड़ सकता है? हर एक व्यक्ति को पहली बात तो कारण पूछने का अधिकार है, क्योंकि कानून भी ये बोलता है कि आप कारण पूछ सकते हैं। इसका मतलब आपको छोटे मोटे कानून तो पता होना चाहिए, क्राइम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्या कानून है जो जनरली चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वोट डाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर अभी तो 8वीं में हो, कैसे वोट डाल पाऊंगा? जब मैं 10वीं 12वीं पास कर लूँगा, जब मैं 12th पास करने के बाद जब मैं 18 एज का हो जाऊँगा, 18 साल का हो जाऊँगा, तब जा कर के मैं वोट डालूंगा। इसका मतलब आपको इसके बारे में जानकारी है कि वोट डालने की उम्र क्या है। तो हर एक वो कानून जिसकी समझ हमें होती है उसी को बोलते हैं कानूनों की समझ। इसी वजह से प्रत्येक कानूनों को इतना आसान बनाया गया है समझने के लिए, पब्लिक को समझने के लिए, ताकि वो आसानी से समझ पाए कि हाँ ठीक है यार, ये कानून है, ये नहीं तोड़ना है। नहीं तो इतनी खतरनाक भाषा होती है ना दोस्तों कानून की कि आधे लोगों को समझ में नहीं आता। कानूनी कार्यवाही बहुत जटिल है, लेकिन कानून सिंपल बनाए जाते हैं। अब आपको एक भी चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे आपको संपत्ति खरीदना है या संपत्ति बेचना है तो क्या करो? क्या आप अपना घर बेच सकते हैं? क्या आप नया घर खरीद सकते हैं? आप बोलोगे सर क्यों नहीं खरीद सकते, अभी तो खरीदा था। तो खरीदा था इसका मतलब क्या किया होगा, किससे खरीदा होगा? आप जब नया घर खरीदते तो किससे खरीदते? किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, लेकिन उस व्यक्ति से खरीदा होगा, लेकिन जब आपको घर अपने नाम करवाना है तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा। मतलब आपको कानूनी कार्यवाही पता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस में जाए बिना आप घर की संपत्ति को अपने नाम नहीं करा सकते।
मतलब आपकी संपत्ति वो आप किसी और को बेच रहे हो, लेकिन बीच में परमिशन किसकी चाहिए? सरकार की चाहिए। तो संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए जो कानून बनाए गए उसमें बीच में सरकार होती है, सरकार को आपको टैक्स अदा करना पड़ता है, भले आप कितनी बार बेचो। कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। पता चला कि संसद ने कानून बनाया और हम बोले इसका कानून नहीं मानेंगे, हम कोई और बनाया तो बढ़िया है लेकिन इसका नहीं मानेंगे। तो आप कुछ भी कर लो, संसद चाहे जैसी हो, कानून तो मानना पड़ेगा अगर वह सही है, वैध है, संवैधानिक है। तो अगर वो गलत नहीं है तो कानून को मानना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। या हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं यार, कानून संसद ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा, क्योंकि संसद में हमने हमारे प्रतिनिधि भेज कर रखे ना, वो क्या काम करे, वही तो काम करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कानून को कुछ लोग अपनी जेब में रख के चलते हैं, कानून को कुछ लोग खेल समझ लेते हैं। उनको लगता है कि कानून हमसे है और हम कानून हैं, या हमारे पास पैसा है, या हमारा रुतबा है, या हम कानून में बहुत बड़े ओहदे पर हैं, तो कहीं ना कहीं कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो कानून को खरीद लेता है, कानून को के मतलब खरीद फरोख्त की कई सारी घटनाएं देखी होगी कि वो अपने हिसाब से केस को बदल देता है, किसी गरीब आदमी को उस केस में फंसा देता है। ऐसी कई सारे वाक़या आपने सुने होंगे। वैसे ही कुछ एक स्थिति में आपके सामने लाने वाला, उसमें लिखा गया है कि एक बड़ा सा अधिकारी है जिसके बेटे को 10 साल की सज़ा हो जाती है। 10 साल की सज़ा मिली किसी अधिकारी के बेटे को, सरकारी अधिकारी, बहुत बड़े पद पर। मान लो कि वो पुलिस वाला कोई आईजी डीआईजी है, आईजी या डीआईजी पोस्ट पर है, तो बड़ी पोस्ट है वो तो ऑलरेडी। तो ऐसे में उसको पता है कि कैसे जेल से निकलवाना और जेल से कैसे भगाना। 10 साल की सज़ा हो गई, लेकिन उस लड़के को, उसके लड़के को उसने भागने में मदद की और भगवा दिया। क्या उस सरकारी अधिकारी ने सही किया? अब आपको ये चेक करना है, क्या उसने सही किया, नहीं किया। क्या अगर पिता आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है तो उसके बेटे के ऊपर कानून नहीं लागू होना चाहिए? अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि भाई राजीव गांधी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, अब तो हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन उनकी वाइफ जो है सोनिया गांधी जी काफ़ी ताकतवर नेता है, एक समय तक तो बहुत ताकतवर थी जब मोदी साहब नहीं है तब तक। मान लो ऐसे में राहुल गांधी साहब के ऊपर कोई केस लग जाता है और राहुल गांधी साहब को जेल हो जाती है, तो ऐसे में सोनिया गांधी के पास तो इतनी पावर है कि वो सरकार को पूरा जितना दम लगा सकती लगा के निकलवा लेगी, उसको गायब कर देगी। लेकिन क्या सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया ऐसा कदम सही है? या मोदी साहब ऐसा कर दे तो क्या उनके द्वारा किया गया ऐसा कदम सही है? सरकारी पद का दुरुपयोग करके कानून के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए सब पर लागू होना चाहिए। आप किसके बेटे हो ये मायने नहीं रखता, कानून तो अंधा है, उसको कोई दिखता नहीं है, उसको नहीं पता कि कौन किसका बेटा है। कानून सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वो किसको कितनी सजा देता है। सजा तो इस देश में हर व्यक्ति को मिलती है, कोई बच नहीं सकता। तो इस स्थिति तो आप समझे कि सरकारी अधिकारी ने जो किया बिल्कुल गलत किया सरकार को। अब देखो, अगर सरकारी अधिकारी ने उसको भगाया है, उसके बाद वो लड़का पकड़ा जाता है, तो सरकारी अधिकारी ने भगाया, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो उस अधिकारी की जॉब तो चली जाएगी। साथ ही साथ उस अधिकारी के ऊपर षड्यंत्र रचने के लिए, कंस्पायरेसी रचने के लिए उसके ऊपर भी केस चला जाएगा। सोचो कितना अच्छा हमारा देश का सिस्टम है कि अगर आप किसी अपराधी को भागने में, या किसी अपराधी को अपराध करने में, या किसी अपराधी का अपराध छुपाने या मदद करते हैं किसी प्रकार की, तो आप भी उसी अपराध में लिप्त पाए जाएंगे और आपके ऊपर भी चार्जशीट फाइल की जाएगी। कभी कभार तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये भी बोल देती है कि आप भी इसके बराबर के अपराधी हो। ऐसा कहा जाता है ना, अक्सर आपने सुना होगा कि अपराध करना तो भाई, अत्याचार करना तो गलत है ही, लेकिन अत्याचार सहना भी गलत है और अत्याचार देखना भी गलत है। अगर आप अत्याचार देख भी रहे हो तो भी आप उतने ही ज़्यादा पापी हो या उतने ही ज़्यादा हकदार हो उस क्राइम के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो। देख करके आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना चाहिए था। अगर आपके पड़ोस में कोई पति पत्नी लड़ रहे हो और पति पत्नी की पिटाई कर रहा है, तो ऐसे में वो घरेलू हिंसा है और आप रोज़ सुनते हो और आप ठीक सोचते हो कि यार तो रोज़ का है, इनका काम क्या करे। आपका ड्यूटी बनता है कि देश में कानून है 2006 से घरेलू हिंसा के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा करता है किसी स्त्री के साथ, तो उस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट फाइल होना चाहिए, या उस व्यक्ति को, उस महिला को तो राहत मिलना ही चाहिए ना, उस महिला को न्याय तो मिलना चाहिए। आपका फर्ज बनता है कि पुलिस स्टेशन में उस चीज़ की कंप्लेन करें, फ़ोन पे कर दे, फ़ोन करके ही आप बोल दे कि सर यहाँ पर 2 पति पत्नी लड़ रहे हैं, रोज़ उसको मारता है, वो आकर के अपना काम कर लेगा। आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं की? अक्सर ऐसा होता है कि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है, जब भी लगातार देखने के बाद भी पड़ोसी कुछ आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों, अन्याय को देखना और अन्याय को सुनना और अन्याय होते हुए भी चुप रहना भी बड़ा अपराध है, वो भी
एक तरह से आप भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि आप पड़ोसी किस वजह से, आपने अपना धर्म नहीं निभाया ना। तो कुल मिला के कानून की समझ में ये होना चाहिए। सरकारी अधिकारी ने जो किया वो तो बहुत गलत किया। नेक्स्ट बात पर आते हैं, क्या कानून सबके लिए बराबर है? बिल्कुल, कानून सब पर लागू भी होते हैं और कानून सबके लिए बराबर भी हैं। कैसे है? देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रवादी थे ना, उन लोगों ने जिनने देश को आज़ादी दिलाई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो एक राष्ट्रवादी आंदोलन उभर कर देश में आया, जिसने 1947 तक देश को आज़ादी दिला दी, इसमें कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा अहम रोल पार्ट अदा करता है। इन्होंने, इनकी सहमति क्या थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता का मनमाना इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। उन्हें देख लिया था ब्रिटिश शासन में कि ब्रिटिश शासन में क्या हो रहा था। ब्रिटिश सरकार में ये हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि जो भी कानून लगा रही थी वो एक तो जनता से पूछ नहीं रही थी, जनता की सहमति तो थी नहीं, ऊपर से वो कानून इतने मनमाने और निरंकुशतावादी थे कि लोगों को परेशान कर रहे थे। कुछ कानून तो ऐसे खतरनाक आ गए थे, 1857 का राजद्रोह कानून, 1919 का रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट और 1870 का राजद्रोह सेडिशन लॉ इतने खतरनाक कानून थे कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी दलील के, वकील के सीधा गिरफ्तार करके जेल में भेजने का प्रावधान था। तो ऐसे काले कानून भी ब्रिटिश सरकार में आए। तो ऐसे कानूनों को देखा था राष्ट्रवादियों ने, सहन भी किया था, कई बार जेल में भी गए लोग। इन्होंने समझा कि यार देश में स्वतंत्र भारत जब बनेगा हमारा, तो सत्ता का मनमाना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कभी भी इस देश में जो व्यक्ति देश का भला करना चाह रहा है उसको तो जेल नहीं होना चाहिए, जेल तो अपराधी को होना चाहिए। लेकिन आपको पता, ब्रिटिश सरकार के ज़माने में हमारे आंदोलनकारी जो महान नेता हैं, हमारे जो महान जिन्होंने जान दी आंदोलनकारी थे, राष्ट्रवादी थे, ये लोग तो अच्छे थे ना, अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी इन लोगों को जेल में भरा जाता था। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, अब जो देश का अच्छा भला चाहेगा वो सरकार में आएगा, जेल में नहीं जाएगा। तो सरकार सत्ता का मनमाना प्रयोग रोकना है, तो रोकने का क्या तरीका है? इसलिए कानून आधारित शासन होना चाहिए, कि जो शासन होगा वह कानून के आधार पर होगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून में सबके लिए छूट होना चाहिए। सबके लिए छूट मतलब कि किसी को विशेष अलग से कोई स्पेशल वो नहीं मिलना चाहिए कि आपको अलग से छूट दे दी गई। तो सबको छूट बराबर मिलेगी तो, और सबके पास सबके लिए अप्लाई होगा ना कानून, तो बराबर अप्लाई होगा। तो कानून का शासन पर आधारित होता है। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान भी है। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि भारत में विधि के समक्ष समता है, विधि का समान संरक्षण है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कानून की नज़रों में सब बराबर है, आर्टिकल 14 बोलता है। हालांकि राष्ट्रपति जी को उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन रखा गया, अपवाद रखा गया है, लेकिन फिर भी सब पर लागू होता है। दोस्तों, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात हमने उठाई है, ब्रिटेन के संविधान से ये बात उठाई है। कानून का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये वहाँ से हमने उठाया। मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून की नज़रों में सब बराबर है। कानून की नज़र में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, यहाँ तक कि धन्ना सेठ भी, यानी कोई पैसे वाला भी हो, अंबानी साहब भी हो, तो भी वो बराबर है, और देश के राष्ट्रपति हो तो भी कानून की नज़रों में सब बराबर है। अभी मैं उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, राष्ट्रपति वाला कॉलम। भारत में अब वर्तमान कानून क्या है? भारत में वर्तमान कानून न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न वर्ग देखता है, न लिंग देखता है, वो सब पर बराबर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पुरुषों पर कम लागू हो रहा है, स्त्रियों पर ज़्यादा लागू हो रहा है, या स्त्री पर कम हो रहा है, पुरुषों पर ज़्यादा लागू हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में बराबर सब कानून के दायरे में है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है, किसी की हत्या की है, तो आप हत्यारे तो हो ही, आप अपराधी हो, चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आपकी कोई महात्मा बाबा ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस देश में आसाराम बापू जैसे बड़े बाबा को तक जेल हो चुकी है, आजीवन कारावास मिला है। तो आप सोच सकते हो कि कानून में कितनी पावर है। जिस व्यक्ति के पीछे लाखों करोड़ों लोग अंधभक्ति कर रहे थे, उस व्यक्ति को जेल हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत करोगे, आप भले पुण्यात्मा भी हो, आप कोई महात्मा भी हो, आप कोई बड़े से बड़ा कोई ज्ञानीवान पुरुष भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने कानून तोड़ा तो आप कानून के दायरे में होंगे। और ऐसे कई सारे वाकया इंडिया में हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों को जेल तक हुए हैं। अच्छे लोगों को कानून से हारता हुआ देखा है इस देश ने। इसका मतलब इस देश में कानून की नज़रों में सब बराबर है। तो वर्तमान में भारत में जो कानून है वो क्या करता है? वो न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न लिंग देखता है, भेदभाव तो नहीं करता। कानून की नज़रों में कोई भेदभाव नहीं है।
कानून का शासन सभी नागरिकों पर समान लगता है, आर्टिकल 14 बोलता है। चाहे कोई धन्ना सेठ हो, चाहे कोई राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून सब पर लागू होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कानून सब पर लागू होता है। लेकिन क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर राष्ट्रपति जी 5 साल के अपने कार्यकाल के अंदर अगर कोई मर्डर या कोई दूसरा क्राइम कर देते हैं, कोई फौजदारी क्रिमिनल क्राइम कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगी उस समय। अब ये बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रपति बचते नहीं है, बचते नहीं, इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद तो करेंगे ना। कार्यकाल के दौरान भले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब राष्ट्रपति भी दायरे में आएंगे, लेकिन अगर वो कार्यकाल में है तो इतनी छूट उनको दी गई है। अब आप सोच रहे हो कि सर जब समानता की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जी को क्यों इतना छूट दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति जी को छूट शायद इसलिए दिया गया, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति जी देश के सबसे ऊंचे ओहदे के व्यक्ति होते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी एग्रीमेंट होता है तो देश के राष्ट्रपति के नाम से होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में भी, क्योंकि मेन तो वही होता है ना कार्यपालिका प्रमुख। अब वो क्रिमिनल तो नहीं थे, बाद में बने, लेकिन पूरे वर्ल्ड मीडिया में या पूरे दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि इंडिया में सबसे बड़े ओहदे पर भी क्रिमिनल आ जाते हैं, या भारत की छवि खराब हो सकती है, इस वजह से इनको थोड़ा सा छूट दे दी गई। शायद ये कारण रहा होगा, जो भी हो, लेकिन फिर भी कार्यकाल खत्म होने के बाद तो पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब कोई भी नहीं बच सकता। कानून के उल्लंघन होने पर निश्चित सजा है। कोई भी कानून का आप उल्लंघन कर रहे हो, चोरी करना सजा है, आप समझते हो, चोरी की उल्लंघन किया, पकड़ा है, सजा हो गई। जो भी निश्चित सजा है 6 महीने की तो 6 महीने दे सकता है। सजा प्रक्रिया के द्वारा होती है, ऐसा नहीं कि एकदम से पकड़ा, हाँ यही है, सजा दे दी, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। उस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके साथ क्राइम हुआ है या आपके साथ कोई किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो वो व्यक्ति जाके तो सरेंडर नहीं करेगा। सबसे पहले आपको जाकर के याचिका फाइल करनी पड़ेगी, FIR फाइल करनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में। जैसे आप FIR फाइल करते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस को लगता है संदिग्ध कि हाँ इसने किया होगा, तो पुलिस जैसे उसको पकड़ती है, पकड़ के ले आती है और चार्जशीट फाइल कर देती है। विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को न्यायपालिका के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब मजिस्ट्रेट देखता है कि कई सबूत मांगता है कि क्या सबूत है कि इन्होंने क्राइम किया, सबूत वगैरह, बयान हो तो बयान दे दो। सबूतों और बयानों के मद्देनज़र जो होता है मजिस्ट्रेट साहब उसको सज़ा दे सकते हैं। तो सज़ा देने की एक प्रोसीजर है दोस्तों, प्रोसीजर में आपके पास सबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए, भाई हमारी न्यायपालिका की टैगलाइन है कि भले ही हजारों अपराधी छूट जाए, कोई हमने गम नहीं, लेकिन एक इनोसेंट को तो सज़ा नहीं देंगे हम लोग। यानी किसी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए, भले 100 अपराधी छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसलिए क्योंकि वो अन्याय तो नहीं कर सकते, वो न्याय करने के लिए बैठे हैं, तो ऊपर से किसी के साथ अन्याय थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे वाकये आपके NCERTs में मिलेंगे, आपको 10वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ गलती से न्यायपालिका ने अन्याय कर दिया। वो कहानियाँ हैं, वो हम लोग समझेंगे जब आप 10वीं में आएंगे, तब 2 साल बाद की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, प्राचीन कानून व्यवस्था। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो ये तो भारत की बात होगी, ठीक है, वर्तमान में सब पर लागू होता है। क्या प्राचीन में भी ऐसा था? तो प्राचीन में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्राचीन सब पर लागू होना या किसी पर कम ज़्यादा ऐसा कुछ सिस्टम था। पहली बात तो प्राचीन समय में भी बहुत असंख्य स्थानीय कानून थे। उस समय कोई देश का राष्ट्रीय, क्योंकि उस समय देश था कहाँ? आपने कभी सोचा है कि भारत देश था कब हमारा देश भारत था पूरा? आज़ादी के बाद हमारा, या अंग्रेजों ने हमें देश बनाया है दोस्तों। अंग्रेज चले गए ना यहाँ से, तो उसका अंग्रेज ने 200 साल में जो राज किया ना, उससे हम ये तो बोल सकते भले उन्हें हमने बांट दिया हो, लेकिन दोस्तों तब तक वो एक राष्ट्र के रूप में कुछ था ही नहीं हमारे पास। अंग्रेज नहीं आए उससे पहले क्या था? देश मराठा में बटा हुआ था, देश मुगलों में बटा हुआ था, देश साउथ इंडिया में कोई दूसरी चोल टेल पांड्य जो भी राजाएं थे अलग अलग बटा हुआ था, देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। एकता कहाँ थी? तो इन सबका दुश्मन एक हो गया अंग्रेज, और सबका दुश्मन जब एक होता है तो सब दोस्त हो जाते हैं। इसमें पूरा देश एक हो गया। तो कहीं ना कहीं देश बनने में हमारा तो बहुत योगदान है, हमारे लोगों का तो, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज के शासन ने भी हमें एक होने पर मजबूर कर दिया, तो तब देश एक हो गया। तो प्राचीन समय में क्या थे? राष्ट्रीय कानून तो नहीं हो सकता था, क्योंकि देश था ही नहीं ना। कैसे कानून थे?
अलग अलग शहरों, अलग अलग गांव, अलग अलग इलाकों के हिसाब से थे, उसको बोलते स्थानीय कानून। तो असम के स्थानीय कानून थे, जैसे एक जैसे मामले में कई स्थानीय कानून लागू, मामला एक जैसे ही है लेकिन अलग अलग स्थानीय कानून बना दिए। मान लो कि अपर कास्ट के लिए एक अलग कानून, लोअर क्लास के लिए अलग कानून बना दिया, एक ही जगह एक ही क्राइम लेकिन सजा अलग अलग। ये तो गलत है ना, लेकिन पहले होता था क्योंकि देश नहीं था और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, संविधान नहीं था ना, न्यायपालिका नहीं हुआ करती थी। कानून क्षेत्रों के हिसाब से लागू होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून। हो सकता था कि सेम कानून, सेम अपराध हो लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में सजा हो, अलग अलग हो, किसी में फांसी हो तो किसी में 2 साल की सजा भी हो, उतना डिफरेंस भी आ सकता है। जाति आधारित कानून भी थे पहले, जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। मैं बोल रहा हूँ ना कि जाति के आधार पर बहुत चलता था पहले, अपर कास्ट लोअर कास्ट। जो कोई व्यक्ति निचली जाति का होता था, निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज्यादा सजा देता था। ये क्यों बात? निचली मानी जाने वाली जातियों को ज्यादा सजा मिलती थी, जबकि अपर कास्ट के लोगों को लगता था को अगर ऐसा क्राइम करता तो ये मान लेते थे कि शायद गलती से हो गया इससे, या तो अपर क्लास का इसको तो अधिकार बनता है ये काम करना, तो ठीक है इसको थोड़ी छोटी मोटी सजा दे देते, जुर्माना भर दो और छूट जाओ। लेकिन क्या दोस्तों ये गलत सही था उस समय? ये बहुत गलत था। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर, आज तो नहीं है। औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति आधारित सजा देने का भेदभाव खत्म हुआ। ये अंग्रेजों ने एक काम अच्छा किया, जाए जो हो, लेकिन अंग्रेजों ने एक काम अच्छा किया कि जो जाति के आधार पर ऊंच नीच चल रही थी ना कानून में, कि कानून में निचली जातियों को ज़्यादा सजा, ऊपर जातियों को कम सजा, अंग्रेजों ने इसको ख़त्म कर दिया कि भाई कानून तो कानून होता है, उसकी नज़रों में सब बराबर है और वो सब पर बराबर लागू होना चाहिए। तो उनने ये खत्म हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगा। और अंग्रेजों के साथ साथ हमारे राष्ट्रवादियों ने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि नहीं यार, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिश लोगों को, यूरोपियन लोगों के ऊपर कानून लगना बंद कर दिया था। खाली उनके ऊपर तो कानून कम लागू होता था, हमारे ऊपर लागू होता था। इंडियंस में और यूरोपियन में डिफरेंस होने लगा था। तो अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं दूसरा भेदभाव किया। हमने जाति के आधार पर भेदभाव किया था कानून में, अंग्रेजों ने राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव किया, देश के हिसाब से कि आप किस देश के हो। और दुनिया में गोरे और काले को लेकर के बहुत बवाल मच रहा था उस समय, गोरे को अलग कानून, काले के लिए अलग कानून। तो दुनिया, हमारे यहाँ जाति चलती है ना, ऐसे दुनिया में वर्ण, कलर वाला डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव चल रहा था। दोस्तों समझना इस बात को क्या बोलना चाह रहा हूँ। कानून के इतिहास की बात करें तो कानून की शुरुआत भले हम लोग डायरेक्टली ना कह सके, या इस बात पर पूरा विवाद भी है, मतलब कंफर्म नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भी हो, भले ही अंग्रेजों के कानून कैसे ही हो, भले दमनकारी हो या कैसे हो, लेकिन कानून बनाने की शुरुआत तो अंग्रेजों ने की थी। उससे पहले कोई व्यवस्थित कानून थे नहीं। तो ऐसा मान सकते हैं कि कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, भले ही वो औपनिवेशिक काल हो। औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थे। ये मनमानेपन पर आधारित थे, मतलब औपनिवेशिक काल में क्या था, जब हम लोग गुलाम थे तब अंग्रेज ऐसे मनमाने कानून लाते थे जो हम पर जबरदस्ती थोप दिए जाते थे। कानूनी विकास में राष्ट्रवादियों की अहम भूमिका, राष्ट्रवादियों की अहम भूमिका कानूनी विकास में कैसे? राष्ट्रवादियों ने क्या किया, खुल करके आए बाहर और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। जब भी कोई कानून गलत पारित होता था तो ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, रैलियां निकालते थे और पोस्टर लगाते थे। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजों पर दबाव बनता था। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, कानूनी पेशा, खुद वकील बनना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, खुद बन जाओ। अगर देश में सेवा देना है ना, तो सेवा मांगने से अच्छा खुद IAS ऑफिसर बनने को बन जाओ। गाँव से आज ट्रेंड देखो ना आप, वर्तमान में इस देश के कई गांव से उठ कर के लड़के आते हैं और IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो गांव का व्यक्ति भी अब सरकार में, अब शासन व्यवस्था में, लोक सेवाओं में भर भर का हिस्सा ले रहा है। क्यों? क्योंकि कब तक वो मांग करेगा, कब तक वो किसी से आस कर सकता है। अगर आपको कोई बदलाव करना है तो बदलाव की मांग करने से अच्छा सिस्टम में जाके खुद बदलाव कर दो। तो उनने भी सोचा है कि यार कानून व्यवस्था ब्रिटिश की ख़राब है, ये कानून को अपना बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते थे। हमने सोचा है कि हम भी कानून सीख लेते हैं। तो बहुत सारे बैरिस्टर हुए इंडिया में, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, मोतीलाल नेहरू खुद बड़े बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी खुद एक वकील थे। तो ऐसे बहुत सारे, ज़्यादातर लोग उस समय वकालत करते थे क्योंकि वो पेशा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था उस समय तक। अंग्रेजों का ऐसा ही कोई दमनकारी कानून, 2 दमनकारी कानून है जिसके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला दमनकारी कानून, उसका नाम है 1870 का राजद्रोह कानून। 1870, 1870 की बात कर रहा हूँ। आप सोचो 1870 में क्या हो रहा होगा। 1870 का समय चल रहा है और इससे थोड़े ही साल पहले
1857 में इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार कोई बड़ी मुहिम हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा तबका सामने आया था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी। इस क्रांति से ही तो डरे हुए थे लोग अंग्रेज, और अंग्रेज को लग रहा था कि ये क्रांतिकारी अभी उठ गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई है, इनको लग रहा है कि अंग्रेजी शासन को हटाया जा सकता है। तो इनको विश्वास तो हो गया था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक नया नियम शुरू किया कि अब ये लोग जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को नीचे दबाया जाए। जब तक इनको नीचे दबाया नहीं जाएगा, नहीं तो एक क्रांति फिर से दोबारा जन्म लेगी। तो ऐसे ही कुछ क्रांतियों को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून लगाया। राज का मतलब जो राज कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप विद्रोह करते हो तो वो राजद्रोह का होगा। लेकिन ये बहुत मनमाना था, इसमें यह भी प्रूफ नहीं करना होता था कि आपने राजद्रोह किया कि नहीं किया। किसी अंग्रेज अधिकारी ने लिख दिया कि ये राजद्रोह के अंतर्गत इसको पकड़ो और जेल में भर दो, तो कोई पूछने वाला नहीं कि भैया राजद्रोह किया कि नहीं किया, कोई प्रूफ करने वाला नहीं। इतने खतरनाक कानून थे। तो हुआ ये कि अंग्रेज ने मनमानेपन की बहुत बड़ी मिसाल थी। इन्होंने राजद्रोह की परिभाषा इसमें दी गई कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपशब्द बोलता है, आलोचना करता है या विरोध करता है, झंडे दिखाता है, रास्ता रोकता है, पत्थरबाजी करता है, कुछ भी करे, सारे के सारे राजद्रोह में आएंगे और उसको बिना वकील के, बिना दलील के, बिना न्यायपालिका के सामने रखे सीधा जेल हो जाएगी, क्योंकि ये राजद्रोह का कानून है। तो सोचो इतना खतरनाक व्यवस्था कैसे थी उस समय। तो अंग्रेज क्रूर थे थोड़े से, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको दबाना पड़ेगा, नहीं तो एक और 1857 की क्रांति जन्म ले लेगी और दूसरी क्रांति हम झेल नहीं पाएंगे, देश को आज़ाद करना पड़ सकता है। ब्रिटिश सरकार पर बहुत बड़ा भार था ये। यदि कोई ब्रिटिश की आलोचना तक भी करता तो बिना मुकदमे गिरफ्तार किया जाता। आप चिल्ला करके ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिश सरकार हाय हाय, तो गो बैक ये भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है, आपका कानून लगेगा और ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों में बड़े एक कमाल की बात तो ये है कि आज भी हमारे देश में देशद्रोह का कानून चलता है। 1870 का जो कानून है वैसा ही कानून इंडिया में आज भी, उसका नाम है सेडिशन लॉ। आज भी कानून चलता है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लिबरल कर दिया, इतना खतरनाक नहीं। उसमें ये नहीं कि भाई देश के आप राज के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप उसका नाम बदल दिया, राजद्रोह की बजाय कर दिया देशद्रोह। राजद्रोह में क्या था, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बोलोगे तो आपको सजा है। क्या अगर मैं मोदी साहब के खिलाफ बोलूँ कि मोदी साहब ने गलत किया, ये किया, वो किया, आलोचना करूँ या नारे लगाऊँ, तो क्या मुझे सजा हो जाएगी? कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरी आज़ादी है। लेकिन मैं देश के खिलाफ कुछ बोलूँगा तो ये देशद्रोह होगा। मैं भारत या हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके हिंदुस्तान के अपोज में नारे लगाना शुरू करूंगा या हिंदुस्तान की ऐसी बात करूंगा जिससे उसका खंडित होना तय हो जाए, या मैं उसको बांटने का प्रयास करूंगा, तो मैं देशद्रोह होऊंगा। समझ रहे? पहले जो राजद्रोह था आज वो देशद्रोह है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये पुराना कानून आप लागू कर रहे हैं, उसको बंद करो। लेकिन दोस्तों, देश के टुकड़े करने वाले, बात करने वाले व्यक्ति को तो सजा होना चाहिए। इस देश को एक रखना हमारा कर्तव्य है, और देश से गद्दारी करने वाला देशद्रोह होना चाहिए। कानून तो आज भी है, लेकिन राजद्रोह की बजाय उसका नाम क्या रख दिया, देशद्रोह। ऐसे और भी कानून है दोस्तों। रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून आया था, इसको काले कानून के नाम से भी जानते थे। 1919 में आया था, 10 मार्च 1919 में लागू किया था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट ऐसा था कि इसमें भी बिना दलील, बिना वकील वाला कानून था। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसको सीधा जेल में भर देंगे, कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, आधों को तो पता भी नहीं होता कि वो आदमी कहाँ गया। इस तरह का कानून था दोस्तों रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट को पास किया गया था 10 मार्च 1919 में। दोस्तों 1919 में भारत शासन अधिनियम भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आया था, जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। इसी के दौरान ये भी आया था। तो ये कानून बहुत खराब था। कहीं ना कहीं हमारे देश में 1919 में कुछ और मुहिम चल रही थी, देश में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। गांधी जी ने उसमें भी मूवमेंट में भाग लिया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी जो है अपना असहयोग आंदोलन भी चला रहे थे। उनका एक आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसी समय की बात है वो। बिना मुकदमा चलाए सीधा कारावास का प्रावधान था यहाँ पर। और 10 अप्रैल 1919 को इस कानून का विरोध करने वाले, इस कानून के विरोध करने वाले 2 प्रमुख नेता थे, जिनको सीधा कानून, इस कानून के चलते, मतलब वो सीधे सिंपल थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे और वो देश के आज़ादी दिलाने के लिए अच्छे नेता थे 2। उनका नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों को इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया तो उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है
हमारे देश के अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे और ये सभा कर रहे थे और जनरल डायर आया और 13 अप्रैल 1919 की बात है 13 अप्रैल 1919 की, और उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो दोस्तों आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये आज तक का इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा जो है मानव हत्या कहा जाता है। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भी बाद में इसको लेकर के अपना बयान दिया था, उन्होंने भी इस बात से दुख जताया था, लेकिन दुख जताने से कुछ नहीं होता। हमारे देश के सैकड़ों लोगों को आपने उन मासूमों को मार दिया जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, जिनकी कुछ गुनाह नहीं था, बेगुनाह लोगों को मार दिया था। ऐसे दोबारा से इंडिया में इस तरह के वाक़ये ना हो, इसलिए ऐसे कानून की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज़ादी के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जो लोगों पर सीधे गोली चला दे। उसके बाद आज़ादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून ने क्या पुलिस वालों ने ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जो इनोसेंट है। कभी कभार कुछ छोटे मोटे वाक़ये आ जाते, लेकिन इतना बड़ा वाक़या आज तक नहीं हुआ था। शायद दुनिया में भी ऐसा मासूमों को नहीं मारा गया होगा। हालांकि हिटलर ने मारा था बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी ये जो किया था ये बहुत गलत था। इंडिया के इतिहास में आज भी हम लोग इसको मानते हैं कि भाई यार ये जो किया था उस जनरल डायर ने बहुत गलत किया था। आपको जानकर हो सकता है कि आपको पता हो या नहीं भी हो, लेकिन ये जनरल डायर को ये बाद में इंग्लैंड चला गया था, लेकिन एक सरदार जी थे जो पंजाब के थे, उनका नाम था उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। उधम सिंह ने सोच लिया था कि बस इस जनरल डायर को मारना है, भले ही मैं इसको कितनी उम्र मारूं। उन्होंने लंदन में जा कर के जैसे तैसे करके नौकरियां की, छोटी मोटी, कुछ तो भी काम करते रहे, लेकिन काम करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस जनरल डायर को मार के आए वो उधम सिंह। तो सोचो ये होती है स्पिरिट, इसको बोलते हैं कि भाई हाँ एक बार अगर बदला लेने की सोच लिया तो बिल्कुल लेकर रहेंगे, और जनरल डायर को मार के। उसके ऊपर एक मूवी बनी है दोस्तों उधम सिंह नाम से, आप चाहे तो देख सकते हैं, हिस्टोरिकल मूवी है। हमें इस चीज़ समझना भी चाहिए कि किन लोगों ने ऐसा क्यों किया गया और क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में देखा। तो उधम सिंह के बारे में भी जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ब्रिटिश कानून के खिलाफ राष्ट्रवादियों का संघर्ष। हमारे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे इन्होंने ब्रिटिश कानून के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष क्यों शुरू किया भाई? जब आप ऐसे रोलेट एक्ट, राजद्रोह एक्ट जैसे कानून लेकर के आओगे तो हम विद्रोह तो करेंगे। तो हुआ ये कि राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश कानूनों का विरोध में समानता का संघर्ष शुरू किया। उन्होंने बोला कि कानून में समानता होनी चाहिए, या बिना दलील बिना वकील वाला सिस्टम खत्म करो, समानता वाला लेकर के आओ। खुलेआम विद्रोह करना शुरू कर दिया, आलोचना करना शुरू कर दिया। वे कानून को मजबूरी के बजाय न्याय पर आधारित देखना चाहते थे। वे बोलते थे, वे लगातार दबाव बना रहे थे कि भाई कानून किसी की मजबूरी नहीं हो सकता, कानून न्याय पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके साथ गलत हुआ उसको भी आपने सजा दे दी, तो ये तो गलत है। तो मजबूरी नहीं होना चाहिए कानून की तरफ जाना, कानून की तरफ लोग तभी जाए। देखिए इस देश में आज क्या होता है, आज आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप ये क्या बोलते हो कि मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, कुछ भी होगा तो मैं कोर्ट जाऊँगा, केस कर दूंगा। इसका मतलब आपको न्याय में आज इतना विश्वास है, आस्था है। ये आस्था उस समय बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों को डर लगता था कि मैं जाऊँगा तो पता चला कि मेरे ऊपर चार्जशीट फाइल हो जाए। और आज कुछ भी हो जाए, हर एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी बोलेगा मैं तो केस कर दूंगा, मैं तो कोर्ट में जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, आई विल सी इन द कोर्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि न्याय व्यवस्था पर हमारी आस्था बनी हुई, इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रवादियों का सपना था। अब उनने क्या बोला, 19वीं सदी के अंत तक भारत में कानूनी पेशा उभर करके आया। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब उनको लगा कि यार अंग्रेज लोग ही केस लड़ते हैं, जज भी होते हैं, तो ये जो बोलेंगे मानना पड़ेगा। कानूनी दांव पेच है, हमको समझ नहीं आते, पता नहीं क्या क्या क्लाउज बोलते रहते। हम पढ़ेंगे, अब हम अंग्रेजों का कानून सीखेंगे। इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों ने बैरिस्टर बने, वकील बने, और वकालत करने के बाद जब आए तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गलत हो गया। अब वो वकालत कर रहे थे, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर आप वकालत आपने की है और वो भी इंग्लैंड से की है तो आपको वकील बनने से और केस लड़ने से थोड़ी कोई रोक सकता है, क्योंकि कानून को बहुत मानते थे इंग्लैंड के लोग। तो इस वजह से हमने कानूनी पेशा को बहुत बढ़ चढ़ के उस पर भाग लिया, और अब हम लोग उन्हीं के कानून का इस्तेमाल हमारे अधिकार को बचाने के लिए कर रहे थे। अब कानून विशेषज्ञ अधिकारों की हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। हमने उसका इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा, और इसमें इवन मोहम्मद अली जिन्ना साहब बहुत अच्छे वकील थे, सरदार पटेल साहब बहुत बढ़िया वकील थे। ये बहुत बड़े बड़े वकील है दोस्तों, ये उस समय वकालत करते थे। हमारे देश में जब आज़ाद हुआ ना, जब पहली हमारी जो बनी थी ना संसद, पहली संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दोस्तों, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे थे, काफ़ी जानकार थे।
बाद में धीरे धीरे ऐसा माहौल आया कि पढ़े लिखे लोग पता नहीं कहाँ चले गए। इस प्रकार कानून के विकास क्रम में इनका योगदान तो मानना पड़ेगा। किनका योगदान? राष्ट्रवादियों का योगदान मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादियों के प्रयासों से ही ये हो पाया कि हमने ब्रिटिश शासन के दौरान भी लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की। संविधान लागू होने के बाद फिर क्या हुआ? जब देश में संविधान लागू हो गया तो एक बात तो तय थी कि हमें राष्ट्रवादियों के सपने के हिसाब से हमारे देश में संविधान बना था, और संविधान में यह क्लाउज डाला जरूर गया था कि देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और कानून बनाने का जो जिम्मा दिया गया था वो संसद को दिया गया था। संसद देश के लिए कानून बनाएगा, राज्य सरकार राज्य के लिए कानून बनाएगी, विधायिका राज्य विधायिका की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं साथ ही जो लोकल जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इनको भी लोकल कानून यानी स्थानीय कानून बनाने का पूरा अधिकार इसमें मिलता है। सब कुछ छोटे मोटे अधिकार बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और कानून को लेकर सजा का प्रावधान भी है। और बनाते कौन? संसद बनाती। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि हमारे प्रतिनिधि कानून बनाने लगे, यानी लोगों की सहमति के साथ अब कानून बनने लगे। लोग असहमत है तो हम लोग असहमति व्यक्त कर सकते हैं। अभी आगे मैं उस पर आऊँगा कि कैसे लोग अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हम किसी कानून को झुका करके कैंसिल भी करवा सकते हैं। ये पावर जनता के पास में। जैसे 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू किया गया, जिसमें बेटे बेटियों और माँ को संपत्ति में बराबर हिस्सा दिया गया। इसका मतलब अब संसद ये देखती है कि कौन सी मुश्किलें आ रही है समाज में, लोगों की समस्याओं को समझती है। जब लोग आवाज़ उठाते हैं ना कानून के लिए, तभी कानून बनता है। ऐसे अचानक से कानून भी नहीं बनता है, जब उसकी मांग उठती है तब। मैं बताऊंगा कानून कैसे बनते हैं। जैसे प्रदूषण नियंत्रण कानून, जैसे प्रदूषण को देश में देखिए, हमें भी पता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार क्लाइमेट समिट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन की होने की वजह से गर्मी में ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंडी में बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, फसलें उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रही क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बड़ी समस्या है, नए नए रोग, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो हमें इस क्लाइमेट को बचाना है तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। तो सरकार पर्यावरण प्रदूषण को लिए कानून बना सकती है, जो बनाया उनने पर्यावरण नियंत्रण का कानून बना के रखा हुआ है। तो अगर आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो तो आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकती है। अगर आपका वाहन ज़्यादा धुआं दे रहा है तो दिल्ली में तो ज़्यादा धुएं वाले वाहन को वैसे ही बैन कर दे। 2005 से पुराने वाले वाहन की एंट्री नहीं है, सरकार कर सकती है। BS6 मॉडल आ गया अभी हमारे देश में, भारत स्टेज 6। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने घर में जो गाड़ी आपकी बाइक रखी हुई है, अगर वो नई अभी ली है कुछ 1-2 साल में, तो आप उसमें देखना वो BS6 मॉडल है। BS6 मॉडल वो मॉडल होते हैं जो कम धुआं निकालते हैं। उससे पहले वाले जो BS3 BS4 मॉडल हुआ करते थे उनमें काफ़ी धुआं निकलता था। तो सरकार ने उसको बैन किया इस पर्यावरण नियंत्रण कानून के अंतर्गत कि भाई आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो अब आपको भले ही आप बाइक महंगी कर दो, इसलिए तो बाइकें महंगी हुई है, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी ना उनको। BS6 भारत स्टेज 6 अब चल रहा है, ध्यान रखना। रोजगार गारंटी कानून, इस देश में बेरोजगारी और गरीबी दो इतनी बड़ी समस्या है कि शायद आज़ादी के साथ ही हमें ये लिगेसी में, विरासत में मिली थी। और विरासत में मिली हुई चीज़ को बोलते हैं ना, विरासत में मिली हुई चीज़ लंबे समय तक चलती है तो चल रही है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार के पास रोजगार था ही नहीं, लेकिन सरकार चाहती थी कि लोगों को कम से कम रोजगार की गारंटी तो दे। 2005-2006 में मनमोहन सिंह साहब सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी कि मजदूर जो थे उनको गारंटी वाला रोजगार दिया। 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार दे करके सरकार योजना लेकर के आई। उसका नाम था महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा के नाम से जानते थे। 172 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति जो पिछड़े वर्ग के हैं उन लोगों को यहाँ पर काम मिलता है। जॉब कार्ड बनाया जाता है, आधार कार्ड से लिंक कर दिया डेटा। अब जो भी मजदूरी करेगा उसको पैसे अकाउंट में जाएंगे और वो 100 दिन की मजदूरी तो कर ही सकता है। मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जीने के लिए कुछ तो करेगा। सरकार ने गारंटी दी। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस कानून के जैसा है। सरकार कभी रोजगार की गारंटी किसी देश में नहीं देती, लेकिन हमारे देश में सरकार ने ये वाली स्कीम भी चालू कर दी है। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बस समस्या उसके सामने लेकर के आओ और आवाज उठाओ कि हमें इस चीज का कानून चाहिए। नए कानून किस तरह से बनते, ये तो समझ लिया कि कानून कौन बनाता है। कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। संसद के सदस्य मिलकर के चर्चा करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करते हैं और कानून बन जाता है। ये प्रक्रिया है दोस्तों कानून बनाने की। लेकिन कानून किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनते हैं मतलब कानून संसद की कानून को बनाने में अहम भूमिका है, ये तो समझ लिया।
लेकिन क्या होता है, जब आवाज़ उठती है, पहले समाज में कोई समूह कानून की आवाज़ तो उठाएं। जैसे महिलाओं ने लगातार कुछ दशकों से 1990 से की कहानी सुना रहा हूँ मैं, जब से लगातार महिलाएं के साथ बहुत पहले से गलत हो रहा था, महिलाओं के साथ सालों से गलत हो रहा है, सालों से प्रताड़ना हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है। लेकिन आवाज़ कब उठाई? 90 के दशक में आवाज़ उठना शुरू हुई, महिला संगठन बनाए गए, महिला संगठनकर्ताओं ने महिलाओं की दलीलें सुनी तो महिलाओं का यह कहना था कि भाई मेरा पति मुझे मारता है, मुझे मारपीट से छुटकारा चाहिए। कुछ बूढ़ी माँ अम्मा लोग आकर के बोलती है कि भाई मेरे बेटे बहू मुझे अच्छे से नहीं रखते, बुरा बर्ताव करते, मेरा जो पेंशन आती है उसको भी मुझे इस्तेमाल नहीं करने देते, मुझे बस ये चाहिए कि वो मुझे घर से ना निकाले। अब ये था कि 1990 से पहले तक जो कानून थे वो सब क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे। क्रिमिनल प्रवृत्ति के मतलब, अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी पत्नी को पीटता है तो उसको जेल हो जाएगी। अब पत्नी बोलती है भाई उसको जेल हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगी, मुझे इसको जेल नहीं भेजना है, इसलिए बहुत कम केस हुए थे। तो महिलाओं का बोलना था कि भाई मैं जिस घर में रहती हूँ उसी घर के लोगों को जेल क्यों भेजूंगी, मेरी समस्या इनको जेल भेजना सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का सॉल्यूशन इनको जेल भेजना नहीं। वो बोलती है कि मुझे बस मारपीट से निजात दिला दो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मारपीट ना करे तो कम से कम मैं खा पी के जी तो सकूँ। या अम्मा जी का बोलना है कि मुझे बस घर से नहीं निकाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, क्या करूँगी, पैसा का बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये केस कर दो, मैं केस करूँगी तो मेरे बेटे को, बहू को मैं जेल में जाता कैसे देख सकते हूँ, भले ही वो बुरा बर्ताव कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब मांग ये उठ रही थी कि भाई हमारी समस्या के हिसाब से कानून बनना चाहिए, नहीं कि आपने क्रिमिनल वाले कानून बना दिए कि आप कोई दहेज प्रताड़ना करेगा तो सीधा जेल, तो जेल होगी तो बेचारी उस लड़की का क्या होगा। या तो दहेज प्रताड़ना को लेकर के जो दिया गया तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को उस तरह का वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि कम से कम अब इसको अच्छे से रखे, और अगर कुछ हुआ तो फिर जेल होगा। एक तो दे, एक इंटीमेट, एक वो देना चाहिए, मतलब कि नोटिस की यार अब नहीं करोगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, शारीरिक प्रताड़ना की है या लड़की परेशान हो चुकी है तो फिर उसको जेल होना चाहिए। तो वो उस तरह के कुछ वाक़या लगातार देश में सामने आ रहे थे, तो इसी वजह से कानून बनाने पड़े। तो कानून कब बनते हैं? जब कोई समुदाय आवाज़ उठाता है। जब कोई समुदाय कानून बनाने की आवाज़ उठाता है, सरकार को समझ में आता है कि कानून की ज़रूरत है, तभी तो आवाज़ उठ रही है। संसद की जिम्मेदारी है कि वह समस्या के प्रति संवेदनशील हो जाए। अब संसद को ये देखना है कि समाज के किस तबके में किस तरह की समस्याएं चल रही हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं। दोस्तों, ये देश इतना विचित्र है, यहाँ पर विविधताएं इतनी हैं कि जरूरी नहीं कि पूरे देश की एक जैसी समस्या हो। अलग अलग जगह अलग अलग समस्या है, कहीं किसी और चीज़ की समस्या है तो कहीं कहाँ समस्या है। कहीं कपड़े जो है पहनने पर पाबंदी है कि भाई आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, आपको इसी में घूंघट में रहना, साड़ियों में रहना है। कहीं पर पूरी खुलेआम छूट दी गई कि आपको मर्जी जैसा आप पहनावा कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, हमारा देश इतना विचित्र है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाज तो हैं ही, अलग अलग जातियों में भी रीति रिवाज है। 100 किलोमीटर पर रीति रिवाज चेंज भी होते हैं। यहाँ तक कि शादी सब धर्मों में होती हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ तक कि एक ही धर्म में शादी होती है अलग अलग तरीके से। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे तो शादी करने का तरीका अलग। तो कितना विचित्र है। ऐसे में कानून की मांग देखना पड़ेगा, संसद को बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा कि पता चला कि मैं ये कानून बना रहा हूँ तो ये 2 राज्य के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों में सटीक नहीं बैठता, तो कैसे वो कानून बनाऊँ। तो संसद को कानून को देखना भी पड़ेगा कि कानून के लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसलिए संसद को हमेशा कानून बनाने पर ज़्यादा भला बुरा भी नहीं बोल सकते कि हमने कानून ऐसा क्यों बनाया। तो हो सकता है उसने सब लोगों के लिए सोचा, केवल आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए कानून बनता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं घरेलू हिंसा को लेकर के। मैं बोल रहा हूँ 2006 में घरेलू हिंसा को लेकर के कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी प्रकार का या आर्थिक रूप से किसी लड़की का शोषण करता है, यौन शोषण भी करता है गलत तरीके से, तो अगर ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई 2006 में। तब तक घरेलू हिंसा को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था। इसमें मुआवजा का भी जिक्र किया गया कि उस लड़की को मुआवजा भी मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इस कानून के अंतर्गत उस लड़की को राहत मिलना चाहिए, उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि जेल भेजो तो जेल भेज दो, अगर ज़्यादा कुछ किया तो। वो चाहती है कि जेल नहीं भेजना, मुझे केस नहीं करना इस तरह का, बस मुझे इससे निजात चाहिए, तो वो दिला दो। तो घरेलू हिंसा से छुटकारा दिलाने के लिए 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया था, जो कि महिलाओं को हर तरह से सुरक्षित रखता है। क्या दोस्तों ये बंद हो गया है?
मतलब क्या घरेलू हिंसा बंद हो गई है, या क्या दोस्तों दहेज की प्रथा इंडिया में बंद हो गई है? दोस्तों ये बंद नहीं होगी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, तब तक इस देश में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती रहेगी, बंद कभी नहीं होगी, चलती रहती है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा जो है 2006 में आया, तो क्या ऐसे ही बना दिया कि संसद के ऊपर दबाव डाला गया था? लगातार कई महिला ऑर्गेनाइजेशन जो थी, महिला संगठन थी, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बना करके बहुत सारे दूसरे अलग अलग समितियों को जुटा करके और महिलाओं को सड़क पर लाकर नारेबाजी की, उसके बाद ये हुआ। फिर भी दोस्तों उन्होंने कानून ऐसा बनाया था 2002 में कि जो सटीक नहीं था, कोई सारे क्लाउजेस नहीं दिए थे। महिलाओं को लगा कि ये कानून तो गलत, विधेयक तो गलत आ गया, जो हम चाहते थे वैसे नहीं आया। तो 2002 में दोबारा से उन्होंने विद्रोह करके और जो स्थायी समिति होती है ना संसद की, उसको रिकमेंडेशन भेजी कि भाई सुधारवा है, उसको गलत है ये। स्थायी समिति ने राज्यसभा में उसको पेश किया, सजेशन दिया सरकार को। इसी वजह से राज्यसभा में नया बिल पेश हुआ 2005 में और उस नए बिल को पास कर दिया गया। और आज जो आप देख रहे हो घरेलू हिंसा वाला बिल, वो आ गया है। तो क्या क्या है इसमें? यदि कोई पुरुष औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है या धमकी देता है। अब मारपीट करना तो शारीरिक हो गया, लेकिन चोट पहुंचाना मतलब ठेस पहुंचाना भी हो सकता है। चोट पहुंचाने का मतलब केवल ये नहीं कि शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक चोट भी पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति जो है परेशान कर सकता है। आप किसी के ऊपर खाली चिल्ला दो इतने में, तो वो मानसिक रूप से इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि मेरे को चिल्लाया क्यों ने। किसी के इंसल्ट करने पर उसको इतना ज़्यादा गलत फील होता है ना कि वो पता नहीं क्या कर बैठता है। आपको भी कई बार ऐसा होता होगा। टीचर ने बिना काम के अगर आपको क्लास में किसी लड़के के बोलने पर, किसी दोस्त के बोलने पर डांट दिया, तो आपके मन में इतना गुस्सा आ जाएगा उसके लिए। या कोई आपको जनरली गधा ही बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाता है। दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। आपका गुस्सा या आपका रिएक्शन जो है ना, वो तब आना चाहिए जब ज़रूरत हो। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जो व्यवहार होना चाहिए, वो पानी की तरह होना चाहिए। व्यवहार करना है तो पानी से सीखो, कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं बनो। होता क्या है, पानी की बोतल, अगर आपके पास पानी की बोतल सबके पास में होगी, उसको कितना ही हिला दो आप, कितने उसको परेशान कर दो, कितने ही चिल्ला मतलब कुल मिला के ऐसे, तो हिला के उसको, जैसे ही उसको आपने खोला, क्या पानी बाहर निकलेगा? उस बोतल को इतना हिलाया, उसके बाद भी पानी बाहर नहीं निकला। इसका मतलब बोतल के अंदर वो पानी में जो संयम है वो सीखना चाहिए। वहीं एक दूसरी बोतल लो थम्स अप की, उसको ऐसे ऐसे शेक करो और फिर निकालो, सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्ट नहीं करना कभी भी। अगर मान लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये तो हो गया ठीक है, मैं इस पर वापस आऊँगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने गधा बोल दिया, तो आपको बुरा लगता है कि वैसे वो गधा कैसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, बहुत बुरा लगता है। तो आपको बुरा तब लगना चाहिए जब आप गधे हो। लेकिन अगर आप गधे नहीं हो और कोई आपको गधा बोल रहा है, इसका मतलब उसको भ्रम है, वो झूठ बोल रहा है। तो जो झूठ बोल रहा है उसकी बात माने क्यों? इसलिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। इसलिए हमेशा रिएक्ट तब करो जब जरूरत है। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ ये जो महिलाएं हैं वो पानी की तरह थी, वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इतना ज़्यादा भी रिएक्ट नहीं कर रही थी कि जरूरत पड़ रही, लेकिन तब भी रिएक्ट नहीं कर रही। लगातार ठेस पहुंचाई जा रही, कुछ तो ही बोला जा रहा है, उनके माँ बाप के खिलाफ बातें हो रही है, पैसों को लेकर के मांग हो रही कि जाओ लेकर के आओ, पैसे नहीं तो नहीं है, दहेज चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दोस्तों एक कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे, न्यायपालिका वाले चैप्टर में। एक सुधा नाम की लड़की की कहानी है दिल्ली की दोस्तों, बहुत ही दयनीय कहानी थी। उस लड़की को जला दिया था इस बात को लेकर, खाली फ्रिज चाहिए था उनको। एक फ्रिज के लिए एक महिला को जला दिया। वो मैं बात करूंगा, सुधा गोयल की कहानी है जो अध्याय नंबर 5 में है। इसका मतलब है कि घरेलू हिंसा से निजात तो मिलना चाहिए, लेकिन घरेलू हिंसा में क्या आएगा, इसको लेकर के 2006 में जो कानून पारित हो गया, लागू हो गया था। पारित तो 2005 में हो गया था, लागू 2006 में हुआ था। तो एक कानून क्या था, चोट पहुंचाना, मारपीट करना, धमकी देना घरेलू हिंसा है। औरत को यह नुकसान शारीरिक या भावनात्मक हो सकता है, या फिर शोषण जो है मौखिक, यौन और आर्थिक भी हो सकता है। देखो 3 शब्द याद रखना, मौखिक, यौन या आर्थिक, मतलब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों चीजें याद रखना। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इसके अलावा दूसरा शब्द आएगा तो गलत होगा। 3 शब्द है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। शारीरिक में यौन शोषण हो सकता है या मारपीट हो सकती है, और मानसिक में मानसिक प्रताड़ना, गालियाँ देना या छोटी छोटी बात पर उसको हर चीज़ में टोकना, खाना बनाए तो उसको नुक्स निकालना, ये करना वो करना, उनके पिताजी के बारे में भला बुरा बोलना। दोस्तों कोई भी अपने पिताजी या माताजी के बारे में गलत नहीं सुन सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
अब आप उनको ये करके बोलोगे, जिन माता पिता ने उनको लाड़ प्यार से पाला है उनके खिलाफ आप गलत बात करोगे तो कहीं ना कहीं उसको तो आप बुरा लग के वो रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मारोगे। तो मनी मन घुटन में मनी मन उसको सोचेगी तो इससे डिप्रेशन में भी आ जाएगी ना। तो मानसिक प्रताड़ना भी बहुत गलत है। सबसे खतरनाक शारीरिक प्रताड़ना का दर्द तो तुरंत चला जाता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना सालों तक जिंदा रहती है दिमाग में, तो वो कभी भी नहीं जाती दोस्तों। घरेलू हिंसा कानून 2005 में लाया गया और 2006 में पारित हो गया। घरेलू दायरे में वो महिला आती। अब इन्होंने बोला कि कौन सी महिला आएगी? क्या खाली पत्नी ही है जो मानसिक जो है घरेलू हिंसा का शिकार होगी? उन्होंने बोला किसी भी घर में दायरे में वो महिला भी आएगी जो पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती हो। पत्नी, माँ, बेटी, बहन, ये सब आती है। कोई भी महिला जो एक ही मकान में रह रही हो। अगर मान लो काम करने वाली जो मैड भी आपके घर में आ रही हैं, वो भी डेली आ रही काम करने के लिए, उसके साथ भी मारपीट कर रहे हो तो भी घरेलू हिंसा में आएगा, वो भी उसी हिंसा में गिना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के एक मकान में एक पुरुष के साथ रहने वाली जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत गिनी जाएगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तो अच्छा कानून बना है, बहुत बड़ी बात है। हुआ क्या था 2002 में जब कानून लाया गया ना, जब कानून बनाया, मैंने कहानी सुनाई आपको कि भाई 1990 से शुरुआत हुई। महिला संगठन आया, महिला संगठन ने महिलाओं की समस्याओं को सुनना शुरू किया। अब महिलाओं की जो दलीलें थी वो बहुत अजीबोगरीब थी। उनका कहना था कि हमें इनको सजा नहीं दिलवाना है। अगर मेरा पति मुझे मार रहा है तो मैं थोड़ी चाहूँगी कि उसको सजा दो, आप मुझे मारपीट से निजात चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं ने एक खाफा तैयार किया। खाफा मतलब एक विधेयक तैयार किया मिलजुल करके, ऐसा विधेयक होना चाहिए। तो उनको विधेयक को उनको पेश करवाया और संसद को भेज दिया रिकमेंडेशन के लिए। संसद ने विधेयक देखा, ठीक है, संसद ने कुछ मांगे मान ली और ऐसा कुछ विधेयक बिल 2002 में बना दिया। उस विधेयक में बहुत सारी कमियां थी। आर्थिक शोषण को लेकर बात नहीं थी, मुआवजे को लेकर बात नहीं थी, आधा बिल उल्टा था। तो कुल मिलाकर के 2002 में फिर महिला संगठन ने मिलकर के 2002 में स्थायी समिति को अपनी सिफारिश भेजी। स्थायी समिति जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, जो कमेटियां संसद में होती है, समितियों को भेजी। समिति ने 2002 में उसी सिफारिश को राज्यसभा को सौंप दिया कि भाई इसमें बदलाव चाहिए। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया और कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठन की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। और 2005 में संसद में एक नया विधेयक लाया गया जो दोनों सदनों में पारित मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया दोस्तों। बस यही कहानी थी इतनी कि भाई कैसे कोई कानून बनता है। जब तक समाज में आवाज नहीं उठेगी कानून बनाने की, तब तक इस देश में कानून नहीं बन सकता। अब किसी कानून के निर्माण में नागरिकों की क्या भूमिका है? अगर देश में कोई कानून बन रहा है तो उसमें नागरिकों की भूमिका क्या होती है? क्या नागरिक कानून के निर्माण में सहायता दे सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि कानून के निर्माण में नागरिकों की भूमिका क्या होती है। कि जब कानून बनते तो नागरिक कैसी भूमिका अदा करते हैं? सब नागरिक जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए, नागरिक जनता यानी नागरिकों या जनता की, इसको ऑब्लिक में लिख देता हूँ, नागरिक या जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकता है। नागरिक या जनता जो है ऐसे नए नए कानून बनाने के लिए संसद को सजेस्ट कर सकता है। संसद को नहीं पता ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। जब तक कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग मिल करके संसद को ये बताएंगे नहीं कि भैया इस कानून की दरकार है, तब तक संसद कैसे कानून बनाएगी? जब समस्या होगी तब तो समाधान करने के लिए कोई बैठा हुआ है, लेकिन आप समस्या तो ले जाओ। तो लोग समस्या ले जाएंगे, संसद को सजेस्ट करेंगे। संसद को कानून बनाने में मदद मिलती है लोगों से। तो लोग जो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं समझते हैं इस बात को। नागरिकों की आवाज़ कैसे, नागरिक आवाज़ कैसे उठाओगे? टेलीविज़न के द्वारा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा नागरिकों की आवाज़ संसद तक पहुंचती है। संसद नागरिकों की आवाज़ कैसे सुनेगा? लगातार विद्रोह कर रहे, जनसभाएं कर रहे, टेलीविज़न पर बात उठ रही, बार बार एक ही चीज़ की हो रही है। तो ऐसे में जब नागरिक विद्रोह करते हैं तो ऐसे में वो कानून बनाना पड़ता है। दोस्तों 2012 में देश में एक ऐसा केस हुआ था, निर्भया केस, सब लोग जानते हैं। उस केस ने पूरे देश की जनता को हिला डाला था। इस देश ने पूरे परिवार के एक परिवार तक वो बात पहुंची थी। और उसमें सबसे बड़ा एक दिक्कत ये था कि उसमें जो आरोपी थे निर्भया केस में, सबको पता है निर्भया केस में क्या हुआ था। एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप का केस हुआ था। उसमें एक लड़का जो था जिसकी उम्र 18 साल से नीचे थी, और 18 साल के ऊपर के लोगों को ही सजा दी जा सकती थी, उससे नीचे वाले लोगों को कम से कम सजा 2 साल ऐसा कुछ सजा था, क्योंकि वो किशोर में आते हैं, जुवेनाइल में आते हैं। तो उसी लड़के को
सजा दिलाने के लिए देश में इतनी मांग उठी थी कि एक नया कानून बनना चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस, कि 16 से 18 साल के बीच का लड़का भी अगर गैंग रेप जैसा कोई काम करता है तो उसको भी 18 होने के बाद उसको भी सेम सज़ा मिलना चाहिए। तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस कानून बनाया गया, किशोर कानून बनाया गया, और कानून आज लागू भी है। तो कुल मिला के क्या होता है, जब जनता कानून की मांग करेगी तब तो संसद को समझ में आएगी कि नहीं यार ये समस्या है, इसको सुलझाएंगे। तो जनता जो है, नागरिक जो है, वो संसद को कानून बनाने में मदद कर सकते हैं। हम हमारी आवाज़ टेलीविज़न के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, आजकल बहुत सारी जगह है ना जहां आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को बता सकते हो कि भाई ये गलत हो रहा है। इन संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। संसद जो भी काम करती है वो सही तरीके से सरकार के लोगों के सामने आएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, छोटे छोटी बातों पर, छोटे छोटे बयान पर ही लोग चुटकियाँ ले लेते हैं। थोड़ी सी कुछ बात बोली नहीं, और क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, खासकर सोशल मीडिया, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तुरंत आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसका मैसेज आया था, आप एकदम से उस पर कमेंट करते हो, लोग उस पर नेगेटिव कमेंट, आलोचना, जो भी करना होता है, यूट्यूब पर अक्सर आप देख लेते हो। पहले ये नहीं होता था कि नेता बोल रहा है, आधे को पता ही नहीं क्या बोल रहा है, अब एक एक शब्द आपको समझ में आया था कि क्या बोल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया मीडिया। तो संसद भी जो काम करती है तो वहाँ पर थोड़ा पारदर्शिता, मतलब सही काम करेगी, क्योंकि नागरिक जो है ना, संचार माध्यम इतने पावरफुल हो गए कि नागरिक उनके जरिए सरकार पर इतना कंट्रोल रखता है कि संसद को अच्छा काम करने पर मजबूत कर देता है। तो ये हुई नागरिक की भूमिका। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे लोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में। तो विवादास्पद कानून और लोकप्रिय अलोकप्रिय कानून क्या होते हैं। अगर मैं आपसे इसका उल्टा बोल दूं कि लोकप्रिय मतलब होता है बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छा कानून है, इतना लोकप्रिय कि लोगों को बहुत पसंद आया, इसका मतलब अलोकप्रिय का मतलब ये हो गया कि ऐसा कानून जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। या विवादास्पद कानून, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विवाद उत्पन्न कर रही है। तो समझते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, संसद ऐसे कानून बना देती है जो काफ़ी बहुत बेहद अलोकप्रिय हो, बहुत अलोकप्रिय। अलोकप्रिय का मतलब लोगों को प्यारे ना होना, लोकप्रिय, लोगों को जो प्रिय ना हो, ऐसे कानून बना देती है। हो सकता है कि कानून भले ही संवैधानिक हो, संवैधानिक का मतलब होता है वैध, कानून संवैधानिक रूप से वैध हो, सही हो, कानून बनाने का तरीका सही हो, और कानून के पीछे हो सकता है कानून की जो क्लाउजेस है वो भी सही हो, लेकिन फिर भी लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे सरकार की नीयत सही नहीं हो। जैसे अभी हाल ही का एक ऐसा कानून आया था दोस्तों, कोरोना के टाइम पे, अगर आपने देखा होगा कि लगातार न्यूज़ में था किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन क्या कर रहा था, सरकार ने एक कानून बनाया था, किसान बिल, 3 किसान बिल सरकार लेकर के आए थे। कानून बिल्कुल सही थे, कानून का तरीका सही था, संवैधानिक रूप से भी वो सही थे, यानी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते आप उसको हटवाने के लिए, क्योंकि प्रावधान बिल्कुल सही थे उसमें। लेकिन फिर भी वो लोगों को रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सरकार इसके पीछे कुछ और करना चाह रही है। हमारा जो फसलें हैं, हो सकता है सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कुछ तो झोल कर रही थी सरकार, ऐसा उनको लग रहा था। तो लोगों को इसलिए रास नहीं आ रहा था क्योंकि सरकार की नीयत उनको समझ में आया था कि सही नहीं है। ऐसे में लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध करके कानून को 2 साल के बाद वापस ले लिया गया। सरकार ने वापस ले लिया और क्षमा भी मांगी कि हम लोग समझा नहीं पाए लोगों को। तो एक कभी कभार कानून जो है समझ से परे भी हो जाता है, या कानून हो सकता है कि वाकई में किसान सही सोच रहे थे कि भाई हो सकता है सरकार की कुछ और नीयत है इसके पीछे, प्राइवेट कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाना, या मंडी, या हो सकता है किसान का उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, शोषण वोषण हो जाए। तो कानून भले ही सही हो, लेकिन लोगों को रास भी तो आना चाहिए। जो कानून लोगों को रास नहीं आता है वो अलोकप्रिय कानून होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें हम लोग विवादास्पद स्थिति में क्या करना चाहिए। मान लो लोगों को कानून सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पावर है क्या कानून के खिलाफ, या सरकार जो कर रही है उनके काम के खिलाफ कुछ पावर तो है। हमारे पास एक पावर है राइट टू स्पीच, बोलने की, और उसी बोलने की पावर में हमको ये पावर मिलती है आलोचना की का अधिकार। हम उस कानून की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बना सकते हो तो हम उसको देखेंगे ना, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, और फिर बोलेंगे कि आप सही थे कि नहीं थे, आप गलत तो नहीं। तो इस चीज़ को बोलते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में असहमति व्यक्त कर सकता है। दमनकारी कानूनों के बारे में असहमति व्यक्त करना मतलब वो बोल रहा है कि यार मैं इस कानून से सहमत नहीं हूँ, ये कानून सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। कैसे कर सकता है, असहमति व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन तरीका क्या है। तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। विद्रोह या मारपीट या दंगे फसाद ये तरीका बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जायज़ तरीका है
आप जनसभा करके लोगों को जागरूक करो। तरीका है कि टेलीविज़न के माध्यम से सरकार तक पहुंचाओ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाओ, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार पर पहुंचाओ। साथ ही साथ सोशल मीडिया है ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके थ्रू आप सरकार के उस कानून के साथ या कानून के खिलाफ असहमति व्यक्त कर सकते हो। ये नहीं कि लोग चले गए सड़क पर तोड़ फोड़ कर। देखो, देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना सही नहीं है। इस प्रकार लोग संसद पर दबाव बना सकते ताकि संसद उस कानून पर दोबारा से विचार करे। संसद कब किसी कानून पर दोबारा विचार करता है? जब वो विवादास्पद या हो सकता है लोगों को पसंद ना आ रहा। इसीलिए जो कानून आया था, कौन सा कानून? कृषि बिल, उस पर सरकार ने दोबारा विचार किया और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खुद ये बोलते हुए कहा कि क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ सभी किसानों से, मैं उनको समझा नहीं पाया, लेकिन तीनों किसान बिल मैं वापस लेता हूँ। अब उसके पीछे क्या रहा होगा, क्या सरकार की सोच रही होगी, वो सरकार जाने। हो सकता है चुनाव आ रहे होंगे कहीं पर, तो कभी कभार चुनाव की वजह से भी सरकार अपने आप को दबाव में महसूस करती है, क्योंकि उसको पता है कि हार जाएंगे। कुछ स्थानीय कानून भी होते हैं। देखिए, पहली बात तो कानून के जो प्रकार में बताया, तो पहला जो कानून कौन कौन बना सकता है, तो 3 अलग अलग स्तर पर कानून बनते हैं दोस्तों। एक बनता है राष्ट्रीय स्तर पर, जो संसद बनाती है, राष्ट्रीय स्तर पर। ये कौन बनाती है? संसद बना रही है। एक होता है राज्य स्तर पर, जो राज्य सरकार बनाती है। राज्य स्तर पर कानून कौन बना रही है? विधानसभा बनाएगी ना। विधानसभा में जो कानून बनते हैं वो बोल सकता हूं मैं कि राज्य सरकार कानून बना रही है। तीसरा होता है स्थानीय कानून। स्थानीय स्तर पर ये कौन बनाता है? स्थानीय स्तर पर जो कानून बनाता है वो बनाती है नगर पालिकाएं। नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब जो कानून बनाती है, ये सब कहलाते हैं स्थानीय कानून। स्थानीय का मतलब होता है किसी विशेष स्थान के लिए, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, जबकि किसी विशेष सिटी के लिए। जैसे मान लो भोपाल शहर का नगर निगम भोपाल में अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कानून लाता है, तो वो क्या है? वो शहर के स्तर पर, यानी इस लोकल स्तर पर कानून होता है। वो समझ गए होंगे मेरी बात आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका जैसे कानून बनाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पटरी पर दुकानें लगाते हैं, कुछ लोग फेरी वाले होते हैं जो घूमते रहते हैं, कहीं पर भी अपना दुकान लगा लिया। फेरी वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले, स्टेशन पर दुकान लगाने वाले, बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले, रोड के साइड में दुकान लगाने वाले, ये सब इलीगल, गैर कानूनी है। क्यों? इसका कानून बना देती है कि अतिक्रमण हटाओ कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति की दुकान इन जगहों पर होगी तो उस व्यक्ति को उस दुकान को इलीगल घोषित किया जाएगा। तोड़ती भी है नगर निगम, उनकी क्रेन आती है, उठा के ले जाती है, सामान तोड़ देती है, हो सकता है जुर्माना भी वसूलना पड़े। सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिहाज से कानून तो बहुत ज़रूरी है। भाई, आप शहर को ख़राब कर रहे हो, अभी रोड पे आपने सब्जी का ठेला लगा लिया है, कुछ चीज़ बना रहे हो, जो भी लोग खाएंगे वो वहीं कचरा करेंगे, आपका भाई शहर गंदा हो रहा है ना। कोई घूमता हुआ जाएगा, कोई भी जाएगा तो उसको कितना लगेगा कि यार भोपाल में कितनी गंदगी है। हमें साफ भी बनाना है, स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान भी रखना है। तो ऐसे में पटरी पर दुकान लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, इन सबको क्या है, गैर कानूनी घोषित किया गया। ये तो एक पहलू है। तो स्थानीय कानून में ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि ये पटरी पर जो लगाने वाले, पटरी पर जो फेरी लगाने वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले, फेरी लगाने वाले लोग, इनका होता क्या होगा? भाई, ये होते कौन है? ये सारे के सारे लोग जो होते हैं गरीब तबके के होते हैं। कोई अमीर आदमी तो नहीं जो पटरी पे लगाएगा। आप मुझे एक बात बताएं कि इस देश में कितने लोग मॉल से सब्जी खरीदते हैं? आप बोलोगे 10% भी नहीं होगा सर, 10-20 मान लो, मुश्किल से 20 तो बहुत बता दिया मैंने। 80% से ज़्यादा लोग सब्जियां ठेले वालों से और इन जो रास्ते में होती है, पटरी पर दुकानें लगती हैं, स्टेशनों पर लगती, इनसे लेते हैं। तो इसका मतलब किसी शहर में लाखों लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति कौन कर रही है? ठेले वाले, सब्जी वाले, फेरी वाले ये कर रहे हैं। और इन्हीं लाखों लोगों की वजह से उन ठेले वालों का घर चल रहा, आजीविका चल रही है। तो अगर आप ऐसा कानून बना दोगे कि अतिक्रमण हटाओ, उनके ठेले बंद करवा दोगे, तो ना तो लोगों तक सामान पहुंच पाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोगों की संख्या इस देश में आज ही बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ उन परिवारों को क्या होगा जो उन ठेले वालों पर निर्भर है, बेचारे उनकी छोटी छोटी फैमिलीज हैं, गरीब तबके के लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ गड्ढा खोद के रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जब
पटरी वाले, फेरे वाले किसी भी बड़े शहर में लाखों लोगों की जरूरतों की पूर्ति करते हैं और यही उनकी रोजी रोटी है। इस लिहाज से कानून एक समूह की हिमायत करता है। एक समूह किसकी? जिन्होंने दुकान परमानेंट लगा के रखी, उनकी तो हिमायत करता है, लेकिन वहीं दूसरों की अपेक्षा भी कर रहा है कि भैया आप गलत हो गए। तो ऐसे में विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतिक्रमण हटाना आपका ठीक है, आप उसकी हिमायत कर रहे हो, स्वच्छता आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप जीविका देखो ना, आप लोगों के जीवन को छीन रहे हैं उस वजह से कि आपको अतिक्रमण हटाना है। तो जीवन से बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है क्या? जीवन से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के ऐसे कानून क्या हो जाते हैं? विवादित कहलाते हैं। जो कानून भले आपकी इच्छा या आपकी नीयत साफ है, लेकिन लोगों को तो नुकसान पहुंचा रही है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद में, तो वो तो आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। और जब जब हमारे देश में नागरिकों की अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम लोग एक ही मंदिर में जाते हैं और वो उसको बोलते हैं न्याय का मंदिर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी अदालत है, हम लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये अदालतें क्या करती हैं? ये अदालत देखती है कि क्या कानून संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है। अगर कानून ने वाकई में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो ऐसे कानून को रद्द कर सकती है या ऐसे कानून को संशोधित कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ऐसे कानून को, यदि लोग अदालत के कानून के विरुद्ध अदालत जाएं या जा सकते हैं, तो कानून संवैधानिक है कि नहीं है ये देखता है। कानून यदि संविधान के विरुद्ध है तो अदालतें क्या करती हैं? संशोधन कर सकती है, रद्द कर सकती है। दो ही चीज ध्यान रखना कि अदालतों के पास किसी कानून के ऊपर क्या करने का अधिकार, या तो संशोधन करवाएगी या रद्द कर देगी। देखेगी कि कानून पूरी तरह से गलत है, कानून होना ही नहीं चाहिए, रद्द कर देगी। इतना पावर है दोस्तों न्यायपालिका के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास। आपको आर्टिकल 13 भी पढ़ने का मौका मिलेगा, वहाँ भी लिखा हुआ है कि ऐसा कानून जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाए जो लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? ऐसे कानून को कैंसिल कर सकती है। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के रूप में हमारी क्या भूमिका है? अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई आपके सामने कोई विवादास्पद कानून है या सरकार ने ऐसा अलोकप्रिय कानून पारित कर दिया, तो आपका कुछ बनता है ड्यूटी। एक आम आदमी के नाते आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? हम चुप तो नहीं बैठेंगे। एक आम आदमी के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिका है? तो पहली भूमिका तो है कि जो कानून बनाने वाले हैं ना, वही अच्छे चुन के भेजें, तो हमको ये अलोकप्रिय कानून देखने नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करके भेजे। तो पहला हमारा है कि प्रतिनिधि का चुनाव करके हम खुद भेजते हैं, तो वो अच्छा कानून बनाना चाहिए। दूसरा, टीवी और अखबारों के माध्यम से संसद पर नजर रखी जाए। टीवी और अखबार लगातार पढ़ते रहो, टीवी लगातार देखते रहो, न्यूज़ देखते रहो, सरकार क्या कर रही, पता चला आप दिन भर शोज देख रहे हो, दिन भर मूवीज़ देख रहे हो, देश के हाल का पता ही नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी इस देश की कि हमने इस देश की सत्ता किसी सरकार को सौंपी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार पर नज़र रखे, संसद पर नज़र रखे। कैसे? समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, क्योंकि ये समाचार पत्र और टीवी जो है ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है। यही तो हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है। आपको देश के हालात का जायजा लेना है तो क्या करोगे? आप न्यूज़ ही देखोगे ना, कोई दूसरी चीज़ तो आपके सामने नहीं आएगी। सरकार लिख के लेटर तो नहीं देगी, देखो मेरे प्यारे नागरिकों, ये देश में ये हो रहा है, सरकार आपको लिख के भेज रही है। सरकार कभी ऐसा नहीं देती है, बल्कि न्यूज़ चैनल हमको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। संसद के कानून की आलोचना भी करना चाहिए नागरिक के नाते। कानून गलत है तो आलोचना करना चाहिए। जितनी ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी बनेगी, संसद को काम करने में उतनी मदद मिलेगी। संसद भी चाहते हैं कि लोग उनकी मदद करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कानून की आलोचना करें अगर गलत है तो, या सजेशन दे कि कैसा कानून बनना चाहिए, तो डेफिनेटली ऐसे कानून में संसद को मदद मिलती है। दोस्तों, सरकार में बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। जैसे अभी हाल के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ये क्या करते हैं? एक तो रविवार को ये मन की बात करते हैं, कभी कभार, अब तो बहुत कम करते हैं, लेकिन पहले शुरुआत में बहुत इन्होंने मन की बात की थी। रविवार के दिन मन की बात, लोग बड़ा मजा भी लेते थे कि मन की बात कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, खाली बात कर रहे। ये बात करने का मतलब क्या है? लोगों को सरकार में जुड़ने का आह्वान करते थे वो, कि मैं डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन मन की बात तो कर सकता हूँ। उसमें वो क्या करते थे? बहुत सारे लोग सजेशन भेजते हैं मोदी साहब को कि सर यहाँ पर ये हो रहा है, सर ये कर देंगे तो कैसा होगा। तो बहुत सारे इतने अच्छे सजेशन होते हैं जो उनको पसंद आ जाता है, तो वो मन की बात में उन सजेशन को, उन सुझाव को आपके सामने रखते हैं। इसका मतलब लोग सीधे, अगर आपको लगता है कि कुछ नया बदलाव चाहिए देश में और आप चाहते हैं कि आपके पास आइडिया है, आप लिख के भेजो, डेफिनेटली आपको उत्तर मिलेगा।
और हो सकता है वो सीधे आपसे बात कर ले, यानी मन की बात में आपका नाम ले कि ये वाला बच्चा है, बालक है जिसने इतनी अच्छी वो दिखाई है कि देश की समस्या को समाधान करने के तरीका बता दिया। तो ऐसे ही कोई तरीके आप बताओगे तो अच्छा है। तो सरकार भी चाहती है कि आप उनकी मदद करो, संसद भी चाहती है कि आप उनकी मदद करो। किस मामले में? उस मामले में कि भाई वो कानून बना रही है, शासन चला रही है, तो जनता के ऊपर तो चला रही है, तो जनता पर ही शासन करना है, तो उन्हीं से पूछ लो ना अगर कुछ दिक्कत है तो इसलिए आलोचना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कानून को सही मानते रहेंगे तब तक हो सकता है कि इस देश में गलत कानून आए। 7वीं क्लास में ऐसे ही किसी कानून की चर्चा की गई थी जिसको मैं दोबारा से यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी में दोबारा से लिखा गया। 7वीं कक्षा में एक रोजा पार्क्स नाम की एक लड़की थी जो अश्वेत महिला थी। अश्वेत का मतलब ब्लैक महिला थी, जो अफ्रीकी अमेरिकी मूल की थी, अफ्रीका के किसी देश से आई थी और अमेरिका में रह रही थी और अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले ली थी, अमेरिका की नागरिक बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात चल रही थी उस समय में, उसके समय की बात कर रहा हूँ जब द्वितीय विश्व युद्ध में झुलसा हुआ था दुनिया, और उसके बाद की बात है लगभग 1950-40 के आसपास की बात है। तो 1950 की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर 1955 को एक घटना हुई थी 55 में। क्या हुआ था उससे तब तक अमेरिका जैसे देश में एक बड़ी खराब नीति थी। काले और गोरे में भयंकर भेद चलता था। आपको तो पता ना हमारे देश में जातिवाद चलता है, हमारे काले गोरे का भेद तो नहीं चलता है, लेकिन जातिवाद बड़ा चलता है जो बहुत खतरनाक है। दुनिया में जातियां नहीं है तो जातिवाद नहीं चलता है। अमेरिका में से जातियां नहीं है तो वहाँ जातिवाद नहीं है, लेकिन वहाँ रंग भेद चलता है। काले और गोरे के लिए अलग अलग कानून बना के रखे थे। उनमें सिस्टम था कि अगर बस जा रही है, मान लो बस में आप सफर कर रहे हैं, तो कोई काला व्यक्ति जो अश्वेत होता है वो तभी सीट पर बैठ सकता है जब सारे श्वेत व्यक्ति, सारे गोरे लोग को सीट मिल चुकी है और खाली बची तो आप बैठोगे, नहीं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। सोचो, आप सोचो कैसा नियम है। अगर महिला की बात करता तो फिर भी हम बोलते थे कि महिला को सम्मान देना चाहिए, महिला खड़ी हुई तो उसके लिए सीट दे दो, वो ठीक चलता, वो देश में चलता भी अपने। लेकिन अमेरिका में सोचो कैसा कानून था। सड़क पर चल रहे हो तो गोरे लोगों के लिए चलने के लिए अलग है और काले लोगों के लिए अलग बना कर रखा है। ये भेदभाव अमेरिका में होता था। तो कहानी रोजा पार्क्स नाम की एक लड़की की है जो आपको दिखाई दे रही है बस में बैठी हुई। ये क्या कर रही है? ये बस में बैठी हुई और पीछे बैठा हुआ अश्वेत व्यक्ति, जबकि पूरी बस खाली पड़ी हुई, फिर भी वो बस में बैठी हुई है। और वो श्वेत व्यक्ति, गोरा आदमी आकर के उसको बोलता है कि इस सीट में सूटो, मैं बैठूंगा। वो बोलती है कि पूरी बस खाली, कहीं भी बैठ जाओ। तो उन्होंने बोला कानून नहीं पता है कि जब श्वेत व्यक्ति बस में हो तो अश्वेत व्यक्ति को वो सीट से उठा सकता है, अश्वेत व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, श्वेत व्यक्ति जिस सीट पर चाहे वहाँ बैठ सकता है। उस महिला ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूंगी। भाई पीछे बैठो ना, कितनी सारी जगह है। या उसने सीट छोड़ने से मना कर दिया। उस लड़की ने खाली मना किया। वो अमेरिका में ऐतिहासिक घटना निकली कि पहली बार किसी ने इस कानून के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया। इतने ज़्यादा अखबारों ने इसको लिखा, लोगों ने आंदोलन चलाए, मुहिम चलाई कि 1964 में 1964 में अमेरिका में कानून लागू करना पड़ा समानता का, कि अब काले और गोरे लोग जितने भी हैं सब समान हो जाएंगे। तो 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया और इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव गैर कानूनी होगा, ऐसा कानून बनाया गया। इसका मतलब यह है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओ, उस लड़की ने आवाज़ उठाई, उससे पहले तक तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था ना, उसने आवाज़ उठाई और बदलाव हो गया। तो जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी किसी कानून के खिलाफ, तब तक किसी कानून में बदलाव दोस्तों नहीं हो सकता। बात आई कुछ समझ में? क्लियर है? आगे समझाऊं? तो रोजा पार्क्स की कहानी जरूर याद रखना, ये यूएसए की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म। आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो उसका दूसरा तरीका है, आप गूगल पर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हो। magnetbrains.com आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे आप जाओगे आपके पास में ऑप्शन मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम का। जैसे इस पर क्लिक किया आपने CBSE हिंदी मीडियम का ऑप्शन पर, आपके पास यहाँ पर क्लास 8 आ जाएगा। क्लास 8 को क्लिक करोगे तो क्लास 8 के साथ सभी टीचर के फोटो, विषय उनके साथ में आ जाएंगे। तो आपको करना क्या? करना कुछ भी नहीं, इसके नीचे वॉच नाउ लिखा होता है दोस्तों, ये वॉच नाउ लिखा हुआ है, ये वॉच नाउ पर क्लिक करो बस। वॉच नाउ पर जैसे क्लिक किया वैसे आप चले जाओगे, उस टीचर ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, उस टीचर की जो जो चीज़ पढ़ाई हुई सब सारे लिस्ट आ जाएगी। देखना क्या है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। जैसे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पे आपने मान लो इस पर क्लिक कर दिया, तो जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने वीडियो खुलता दिखाई देगा और आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं।
अगर आपको दूसरा वीडियो देखना है तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है, आप चाहे तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को मैक्सिमाइज करके बड़ा भी कर सकते हैं। कितना अच्छा विकल्प है दोस्तों ये। तब जाइए, तब जब आपको समस्या हो रही है तब आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।